हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टूल्स, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को मेमोराइज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसके स्टेप को सीक्वेंस में मेमोराइज करना होगा। स्टेप्स हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये टोटल स्टेप्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमको परफॉर्म करने होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए है वो सोर्स उसका किसी भी तरह का सेल हो सकता है, और एक सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमको उसके मेम्ब्रेन को, आउटर कवरिंग को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स को यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट सेल है डिजायर्ड डीएनए का सोर्स तो सेल्यूलेज एंजाइम, फंगल सेल है तो उसके लिए काइटिनेज एंजाइम, और अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम। इन एंजाइम्स को यूज़ करने के बाद फिर डीएनए को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए उस डीएनए को ट्रीट करना होगा प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज और लाइपेज एंजाइम से, ताकि हम उस डीएनए के साथ पाए जाने वाले दूसरे इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। इतना करने के बाद फिर चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, और स्पूलिंग के थ्रू फिर उस डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरह से हम लोग सोर्स डीएनए को ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए। तो कटिंग ऑफ डीएनए हम लोग किस एंजाइम से परफॉर्म करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस एंजाइम को यूज़ करके तो पूरा का पूरा हमको वो डीएनए यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ डीएनए का वही पार्ट जिसमें डिजायर्ड जीन है, यानी कि जिसमें वो पार्ट है जो कि रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है, सिर्फ उतना ही पार्ट को हमको निकालना है, और वो हम करते हैं अगार जेल के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करके उस डिजायर्ड डीएनए के ऊपर। और उसमें सेपरेशन और आइसोलेशन करने के लिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोड की तरफ लाइटर जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, और उसको हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, और इथेरियम ब्रोमाइड फर्दर इल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। वो करने के बाद फिर हम उस डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, जिस स्टेप को हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर। पीसीआर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है जिसमें हम एक बहुत थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 30 साइकिल्स पीसीआर परफॉर्म करें तो नियरली 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए हम बना सकते हैं। इसको अच्छा, ये तो 30 साइकिल्स का एक अप्रॉक्सीमेशन हो गया, एक एस्टिमेशन हो गया। अगर यहाँ पर साइकिल दूसरी दे दी जाए 100 साइकिल्स के बाद कितना मिलेगा, या 50 साइकिल के बाद कितने डीएनए हम पा सकते हैं, तो उसको करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास 2 टू द पावर n, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डीएनए विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द 40 या 50 पीसीआर साइकिल्स, तो 2 टू द पावर 50। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। फर्दर पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स में ये हम लोग परफॉर्म करते हैं डिजायर्ड डीएनए को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बनाने के लिए। पहला है डीनेचुरेशन, जिसमें डबल स्टैंडर्ड को हम सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और यह होता है अप्रॉक्सीमेटली 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फर्दर एनीलिंग, पॉलीमरेज को एक्ट करने के लिए वहाँ पर जो टेम्पलेट डीएनए है उसके ऊपर एक प्राइमर को लगाने की ज़रूरत होती है 5 to 3 डायरेक्शन में, और वो 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एनीलिंग के बाद फिर एक्सटेंशन, ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर के डीएनए पॉलीमरेजेस एक्ट करते हैं प्राइमर के अटैच होने के बाद, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पीसीआर में ये टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और एंजाइम पर डिपेंड ये प्रोसेस होता है, और एंजाइम होता है एक थर्मोलेबाइल फैक्टर। तो थर्मोलेबाइल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, थर्मोसेंसिटिव, यानी कि जो टेम्परेचर से अफेक्टेड हो जाए। कम से टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। तो एक ऐसे एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी जो कि हायर टेम्परेचर पर भी विथस्टैंड कर सके, और इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई जब एक एंजाइम डिस्कवर हुआ हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थर्मोस एक्वेटिका से। तो उस एंजाइम को फिर कहा गया टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम की डिस्कवरी से पीसीआर का यूज़ जो होता है बहुत ही सिंपल हो गया, कन्वीनियंट हो गया। एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर के बाद फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिजायर्ड डीएनए एंड वेक्टर। इसको हम काइमेरा भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरा, और ये हम करते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। फर्दर
इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक सुटेबल होस्ट के अंदर डालेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। और इसके लिए फिर कई सारे मेथड्स हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में डिस्कस किया था, जैसे कैल्शियम आयन को यूज़ करना, हीट शॉक मेथड को यूज़ करना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्लाई करना टेम्परेचर को, और उसके बाद आइस पर उसको अप्लाई करना जो होस्ट सेल है। तो उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन ससेप्टेबल हो जाता है। या इनके अलावा डायरेक्ट मेथड्स है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन है, या जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड है। तो इस तरह से ये मेथड्स को यूज़ करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुटेबल होस्ट के अंदर डालते हैं। और पता कैसे कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं हम कि सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो जिस होस्ट सेल के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी आ गई वो फिर ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है। और अपने काम का कौन होता है, ट्रांसफॉर्मेंट अपने काम का होता है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अपने कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट क्यों, क्योंकि यही वो होस्ट सेल है जो अपने डिजायर्ड जीन को कैरी करने का काम कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में। फर्दर जब ये होस्ट सुटेबल होस्ट के अंदर ये हम लोगों ने डिस्कस ये इंसर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोडक्ट को फॉर्म करने का, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। और क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना है तो इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। यहाँ पर एक और डिफिनेशन याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम कब तब बोलेंगे जब एक डीएनए का है जो एक्सप्रेशन है वो हेट्रोलॉगस होस्ट में हो, यानी कि अनरिलेटेड होस्ट में अगर वो डिजायर्ड डीएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है, डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हेट्रोलॉगस होस्ट में बनने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो बायोरिएक्टर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि प्रोडक्ट को 100 to 1000 लीटर तक इतने लार्ज क्वांटिटी में बना सकें। ऑब्टेन करने के लिए दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक को हम कंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं, एक को हम बैच मेथड बोलते हैं। बायोरिएक्टर्स दो तरह के होते हैं, यहाँ पर डायग्राम आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत इजीली दोनों तरह के बायोरिएक्टर्स में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोपेलर और फैंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और स्पार्ज स्टीयर टैंक में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सिंगल रॉड होती है जो कि मिक्सिंग का काम करती है। उसके बाद फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के दो मेजर स्टेप्स होते हैं, इसको हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं, और इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद फिर प्रोडक्ट जो होता है इस लायक हो जाता है कि हम उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स और प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। टूल्स में क्या था, एंजाइम्स, डिजायर्ड डीएनए, वेक्टर डीएनए, सुटेबल होस्ट, एंजाइम्स, ये सभी टूल्स में डिस्कस किए थे। और ये पर्टिकुलर स्टेप्स आइसोलेशन, कटिंग, एम्प्लीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये हम लोगों ने प्रोसेस में डिस्कस किए। तो इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।